सफूरा राव हयातुल्ला की इकलौती बेटी थी। उन्होंने सफूरा को हमेशा एक दोस्त की हैसियत दी थी। बेहतरीन कारोबार था। राव हयातुल्ला को शुरू ही से मुहिमजोई का शौक था। कारोबार इस तरह सेट था कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं बाकी रही। कारकुनों ने बहुत उम्दगी से हमेशा ही कारोबार संभाले रखा और राव हयातुल्ला एक आज़ाद पंछी थे जिन्हें पुरस्कार हवाओं में प्रवास का शौक था। बहुत से मुल्कों की सैर कर चुके थे और बहुत से मुल्कों के नवादरात उनके खुफिया तहखाने में मौजूद थे। सफूरा अच्छी तरह अपने बाप की तमाम मसरूफियात को जानती थी। राव हयातुल्ला अपने तौर पर बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। जब भी उन्हें मौका मिलता कहीं ना कहीं निकल जाया करते। पिछले कुछ दिनों से वो कहीं बाहर नहीं गए थे। इन दिनों राव हयातुल्ला की जो कैफियत थी वह सफूरा के लिए बड़ी परेशान कुन थी। ये पहला मौका था कि बाप ने बेटी को अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताया। जब सफूरा ने उन्हें मुसलसल बीमार देखा तो पीछे पड़ी कि डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए। जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं ठीक हूं और कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए डॉक्टर को तकलीफ दी जाए, तो तुम क्यों डॉक्टर की रट लगाए हुए हो? राव हयातुल्ला ने सख्ती से कहा। सफूरा ने हैरान निगाहों से बाप को देखा, चंद लम्हात सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, और यही डैडी आपकी बीमारी की दलील है कि आप मुझ पर गुस्सा हो रही हैं, जबकि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं आया जब आपने मुझसे इतने सख्त लहजे में बात की हो। नहीं जान, अगर तुम्हें एहसास हुआ है तो मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है, बस जरा तुम्हारी जिद से उलझ गया हूँ। राव हयातुल्ला ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। ये आपकी क्या हालत हुई जा रही है? आप शीशा देख रहे हैं आजकल? वो बस कुछ जहनी उलझने हैं और आप कहते हैं कि आप मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, सफूरा ने कहा। सफूरा डियर, मुझे सोचने दो। कुछ ऐसी उलझनों में पड़ गया हूँ जिनका हल मुझे तलाश करना है। आप मुझे उन उलझनों के बारे में बताइए डैडी, वरना इस बात का एतराफ़ कीजिए कि आपका एतमाद मुझसे हट चुका है। मुझे अंदाजा है कि आप उस दिन से बीमार हैं जिस दिन जब्बार फजली के यहाँ वो हादसा पेश आया था, सफूरा ने कहा। राव हयातुल्ला बेटी को देखते रहे, फिर बोले, हाँ तुम्हारा ये कहना दुरुस्त है। हुआ क्या था? अव्वल तो वो वाकया ही ऐसा नाकाबिले यकीन था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राव हयातुल्ला बोले, मुझसे गलती हुई है सफूरा। कैसी गलती? मुझे पहले ही सिलसिले में तुम्हें एतमाद में लेना चाहिए था। जो गलती हुई है डैडी उसे जाने दे। मुझे बताइए तो सही, क्या इससे पहले आप मुझे अपने मुश्किल तरीन मामलात के बारे में नहीं बताते रहे? और क्या मैं इस सिलसिले में किसी भी तरह गलत साबित हुई हूँ? सफूरा ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात भूल कर भी न सोचो। बस सफूरा, कुछ ऐसे अजीबोगरीब मामलात हैं जिनमें थोड़ी सी अपनी सुबकी का एहसास होता है। मुझे बताइए तो सही। अच्छा आओ उठो, मेरे साथ चलो। अरे कहाँ चल रहे हैं आप, यही बताइए। जब मैं तुम्हें एतमाद में लेने का फैसला कर ही चुका हूँ तो फिर तुम्हें तमाम हकीकतों को बता देना बड़ा ज़रूरी है। चलिए, कहाँ चल रही हैं? राव हयातुल्ला उसे अपने खुफिया तहखाने में लाए थे। एक अच्छा खासा वसीओरीज कमरा था जिसमें इंतहाई कीमती अलमारियां लगी हुई थीं। उनमें नायाब तरीन नवादरात मौजूद थे। लेकिन राव हयातुल्ला ने एक खाली खाना खोला और फिर एक चाबी से उसके अक्कम में एक तिजोरी खोलने लगे। सफूरा की आंखें हैरत से फैल गईं। इसके पीछे भी कोई तिजोरी है? सफूरा ने तिजोरी को देखते हुए कहा। इस पूरी दीवार में खुफिया तिजोरियां हैं और ये खाने में इसके लिए अलग लॉक लगा हुआ है। और ये बात आपने मुझसे भी छुपाए रखी? हाँ, क्यों? कोई खास वजह नहीं थी। खैर, अब मुझे एहसास हुआ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप मुझसे छुपा सकती हैं। सफूरा, नादानी ना करो, बस कुछ मामलात ऐसे होते हैं। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें दुनिया की अनोखी तरीन चीज़ दिखा रहा हूँ। और सफूरा बाप की उन अल्फाज से खासी मुतासिर हुई। फिर राव हयातुल्ला ने तिजोरी में हाथ डाला और एकदम तेज रोशनी फैल गई। सफूरा की आंखें चकाचौंध हो गईं। जो चीज़ राव हयातुल्ला ने बाहर निकाली थी वो एक खूबसूरत ताज था जो किसी अनोखी धात से बना हुआ था। इतना हसीन ताज के तस्वुर भी ना किया जा सके। उसमें बहुत बड़े बड़े हीरे जुड़े हुए थे। पूरा कमरा मुनव्वर हो गया और एक पुरस्कार सी रोशनी चारों तरफ फैल गई। सफूरा सहरज़दा सी उस ताज को देख रही थी। राव हयातुल्ला ने ताज निकालकर सामने मेज पर रखा और फिर आहिस्ता से बोले, इसकी मालियत जानती हो कितनी है? नहीं, एक गैर मुल्की जौहरी से मैंने इसकी कीमत लगवाई थी। वो कहता है कि अगर कोई सही कीमत देने वाला मिल जाए तो ये 14 से 15 करोड़ डॉलर की मालियत का ताज है। ओ माई गॉड, सफूरा ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। लेकिन इस ताज की कहानी बहुत अजीब है सफूरा। रामगढ़ का नाम सुना है तुमने? नहीं, मैंने नहीं सुना, सफूरा ने कहा। शुमाली इलाका जात में एक खास इलाका है जहाँ राजगढ़ वाक़ है। यूं समझ लो एक गैर मुल्की सरहद से मिलने वाला एक छोटा सा हिल स्टेशन है वो। वहाँ मेरा एक बहुत ही गहरा दोस्त एहसान अली रहता है। एहसान अली एक आम सा आदमी है, जिम्मेदार है, खाता पीता है। मेरी उससे दोस्ती एक दूसरे मुल्क में हुई थी और उसने मुझे बाद में राजगढ़ आने की दावत दी। पिछले दिनों मैं उसी के पास गया था। जहन पर जरा ग्रानी महसूस हो रही थी। बेहद पुरफिजा मुकाम था। तुम ये तसव्वुर कर लो कि वहां जाने के बाद
अगर तुम उसके अतराफ में घूम फिर लो तो तुम्हारा वापस आने को जी ना चाहे। हर तरफ सब्जाजार, बागात, पहाड़ियां, वो जमीन की जन्नत है। उसके मशरकी हिस्से में पहाड़ियों का एक ऐसा सिलसिला है जिससे वहां के लोग खौफजदा हैं। उनका कहना है कि ये पहाड़ियां बेहद पुरस्रार हैं, और ये सच भी है। उस पुरफिजा इलाके में जहां चारों तरफ सरसब्जो शादाब पहाड़ी टीले बिखरे हुए नजर आते हैं, मशरकी गोशे की वो पहाड़ियां भूत मालूम होती हैं। उनका रंग सुरमई है और दूर दूर तक रोईदगी का पता नहीं है। ऐसा मालूम होता है जैसे कोयले के पहाड़ खड़े हुए हैं और उन्हीं पहाड़ों के दरमियान नागबेला है। राव हयातुल्लाह ने तफसील बताते हुए कहा, नागबेला? हाँ, अजीब सा नाम है डैडी। बहुत अजीब है, लेकिन वहां के इलाके के मुनासबत से बिल्कुल दुरुस्त है। मगर वो है क्या? बस उसके बारे में तरह तरह की दास्तानें मशहूर हैं। कुछ लोग उसे भूत नगरी कहते हैं, कुछ का कुछ और ख्याल है। वहां खाना बदोश मुस्तकिल डेरे डाले रहते हैं, और ये खाना बदोश आमतौर पर सपेरे होते हैं। इनका मजहब भी इस्लाम नहीं। वो देवी देवताओं के पुजारी हैं। बस्ती में आते हैं, खेल तमाशे दिखाते हैं, पैसे मांगते हैं और फिर नागबेला वापस चले जाती हैं। यूं समझ लो कि वो हैं तो खाना बदोश, लेकिन बहुत अरसे से वहां मुकीम है और उन्होंने अपना एक कबीला बना रखा है उसी नागबेला में। उनकी एक इबादत गाह भी है, और उस इबादत गाह के बारे में एक शख्स ने मुझे एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। एक बूढ़ा आदमी था और तकरीबन बदहवास लगता था। उस बूढ़े आदमी से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे नागबेला के बारे में तफसीलात बताई और कहा कि एक बार वो अपनी दीवानगी का शिकार होकर नागबेला में दाखिल हुआ था और वहां उन्होंने सुपेरों की इबादत गाह में पत्थर की एक देवी को देखा। ये देवी सीता कहलाती थी। ये देवी उनकी बहुत बड़ी अकीदतों का मरकज थी और वो एक तरह से उसकी पूजा करती हैं। बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि जब 14वीं रात का चांद होता है तो उस देवी में जिंदगी के आसार नमूदार होते हैं और वो अपने अकीदतमंदों को दर्शन देती है, उन्हें जिंदगी के रास्ते बताती है। 14वीं रात को देवी के सर पर एक कीमती ताज नजर आता है। मेरे लिए ये दास्तान बड़ी दिलचस्प थी, जबकि मेरे साथ जो दूसरे लोग थे उन्होंने सिर्फ मजाक उड़ाया। मुझ पर जुनून सवार हो गया, लेकिन कोई मेरे साथ नागबेला जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैंने वहां जाने का फैसला किया। एक मोटरसाइकिल खरीदी, तमाम इंतजामात किए और बिल आखिर नागबेला पहुंच गया। मैंने खाना बदोशों के लिए बहुत से तहाइफ खरीद लिए और मेरी ये तरकीब कामयाब भी रही। खाना बदोशों ने मुझे अपने दरमियान जगह दी और मैं दोस्तों की तरह उनके दरमियान तकरीबन 10 दिन रहा। ये चांद की इब्तदाई तारीखें थीं। मैंने खुद भी उनके देवी देवताओं से अकीदत के साथ उनकी इबादतगाह में पहुंच गया। तब मैंने उस हसीन देवी को देखा। शायद तुम यकीन ना करो सफूरा कि वो एक हसीन जिंदा औरत मालूम होती थी। लगता ही नहीं था कि पत्थर से बनाई गई है, लेकिन वो बेजान थी और उस वक्त ताज से महरूम थी। कम अज कम यहाँ तक उस बूढ़े शख्स की बात दुरुस्त साबित हुई। चुनाचे मेरे दिल में मजीद इश्तियाक पैदा हुआ और फिर चांद की 14वीं तारीख को मैंने वो पुरस्रार मंजर देखा, जब हर तरफ चांदनी फैली और वो देवी मुस्कुरा रही थी और उसके सर पर यह कीमती ताज मौजूद था। मेरी हैरतों की इंतहा न रही। वो बोल रही थी, उसमें जिंदगी थी। सफूरा मुहज्जब दुनिया में रहने वालों को ये कहानी एक अनोखी दास्तान मालूम होगी, एक रवायती दास्तान। लेकिन मैंने इस दास्तान को अपनी आंखों से मुतहर्रिक देखा और उन सच्चाइयों को परखा जो वहां मशहूर थी। लेकिन ताज को देखकर मेरी दीवानगी अरूज तक पहुंच गई। सारी रात मैं वहां रहा और इसके बाद जब तक चांद चमकता रहा देवी वो ताज पहने रही। लेकिन सुबह को जब हम वहां से वापस हुए तो देवी पथरा गई और ताज उसके सर से गायब था। बस सफूरा मुझ पर उस ताज को हासिल करने की दीवानगी सवार हो गई और मैंने पूरा 1 महीना वहां इंतजार में गुजारा। सिर्फ 10 दिन के लिए शहर में वापस आया और इसके बाद खुफिया तौर पर वहां दोबारा पहुंच गया। मैंने नागबेला के एक ऐसे इलाके में एक छोटे से गार में वक्त गुजारा जो दूर दराज था और उस वक्त सारी मनसूबाबंदी कर ली जब वहां अकीदतमंद मौजूद नहीं होते। फिर चांद की 14वीं रात को मैं खामोशी से उस इबादतगाह में दाखिल हो गया और छुप गया। अकीदतमंदों के बारे में मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि वो एक मखसूस वक्त तक देवी के सामने रहते हैं और फिर वहां से हट जाते हैं। और फिर मैं इंतजार करता रहा। फिर जब अकीदतमंदों ने पूजा खत्म कर दी और चांद ढलान का सफर तय करने लगा तो मैंने मौका पाकर देवी के सर से वो ताज उतार लिया और उसे लेकर वहां से चल पड़ा। यही वो ताज है सफूरा, ये पुरस्रार ताज। जिस दिन से मेरे पास आया है न जाने क्यों ज़हनी तौर पर मैं मुअत्तल सा रहने लगा हूँ। लेकिन उस दिन सफूरा जबार फजली की उस तकरीब में मैंने उस देवी को देखा। क्या? सफूरा उछल पड़ी। हाँ सफूरा, मैं तुम्हारी कसम खा सकता हूँ, वही थी, 100% वही थी। डैडी क्या कह रहे हैं आप? हाँ सफूरा, वो कीना तोज निगाहों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए शदीद नफरत के आसार थे। सफूरा, आग जल रही थी उसकी आंखों में और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अंदर से सुलगने लगा हूँ। फिर सफूरा वो वाकया पेश आ गया। तुम भी तो मेरे साथ ही थी। डैडी, उस दिन वो औरत जिसे आप देवी कह रहे हैं, क्या गोल्डन कलर का लिबास पहने हुए थी? हाँ वही थी वो। सभी उसकी जानिब मुतवज्जा थे, सभी उसे देख रहे थे। मेरे खुदा, मैंने भी उसे देखा था।
लेकिन डैडी, क्या ये बात काबिल यकीन है? दुनिया के लिए हो ना हो, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं तुम्हें कोई झूठी कहानी सुना रहा हूँ? और अगर कहानी झूठी भी है सफूरा, तो ये ताज झूठा नहीं। ना जाने क्यों मुझे लगता है सफूरा, जैसे वो मेरी ही तलाश में यहाँ तक आई है। सफूरा, मेरा दिल खौफ से बेकुल हो चुका है। तो डैडी, एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन गई है, आप उसे वापस कर दें। मगर सफूरा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। हम उसे तलाश कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है सफूरा? राव हयातुल्लाह ने कहा। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए डैडी कि मैं कुछ कर सकूं। क्या करोगी? मैं उसका पता लगाऊंगी। डैडी, आप अपने आप को संभालिए, घर से बाहर ना निकलिए, मुझे कुछ करने दीजिए। मगर तुम क्या करोगी सफूरा? आप मुझ पर एतमाद कीजिए। जब मैं आपसे ये कहूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तब आप अपने तौर पर सोचिए। और राव हयातुल्लाह परेशान निगाहों से अपनी बेटी को देखने लगे। सीता तो मैडम को ऐसी रास आई थी कि उसने सोचा भी नहीं था। उसे इस हसीन लड़की पर कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सिर्फ 2-3 दिन में उसने लिबास पहनना सीख लिया। इस दौरान मैडम ने उसे अंग्रेजी बोलना सिखाया और उस वक्त मैडम शशत रह गई। जब सिर्फ चंद रोज की मेहनत के बाद उसने फर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी, फिर मैडम पर एक और सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। इस इंकशाफ का जरिया जोसेफ था। जोसेफ एक रात सीता की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। वो सो रही थी। जोसेफ ने एक गुस्ताखी की, लेकिन इसका नतीजा फौरन जाहिर हो गया। उसके होंठ इस तरह जल गए जैसे उनसे अंगारे चिपक गए हों। जोसेफ तकलीफ से बेहाल होकर वहां से निकल आया, लेकिन ये आग रात भर उसके पूरे वजूद में सुलगती रही। सुबह उसकी हालत बेहतर हुई, लेकिन गुसल खाने में उसने अपना चेहरा देखा तो कांप उठा। उसके होंठ कोयले की तरह काले और सख्त हो गए थे और चेहरे पर कोड़ के धब्बे नमूदार हो गए थे। वो दहशत से कांप उठा। कोड़ पूरे बदन पर नमूदार होने लगा। इस सूरत हाल से दीवाना होकर उसे मैडम के सामने जुबान खोलनी पड़ी और उसने मैडम को पूरी हकीकत बता दी। मेरे खुदा, ये तुमने क्या किया? मर रहा हूं मैडम, मुझे बचाओ, कुछ समझ में नहीं आता। फिर खतोरिया ने उसे देखा और चौंक पड़ा। ये कैसे हुई गवाह? खतोरिया ने अपने मखसूस लहजे में कहा। खतोरिया बाबा, गुनाह हो गया था मुझसे। जोसेफ रो पड़ा और उसने खतोरिया को सब कुछ बता दिया। उसकी सांस अगर किसी की सांस से मिल जावे तो ऐसे ही होवे। मैं मर जाऊंगा खतोरिया बाबा। तुम अच्छे लोग हो, पर आगे ऐसे भूल की तो हम तुहार मदद नहीं कर सकेंगे, खतोरिया ने कहा। फिर उसने किसी जानवर के बालों जैसी कोई शय निकाल कर जोसेफ को दी और उसका तरीका इस्तेमाल भी बताया। जोसेफ ने वो बाल पानी के साथ पी लिए और 2 दिन में बहाल हो गया। वो तो खौफजदा हो गया था, लेकिन मैडम का शैतानी जहन किसी और सोच में लग गया। इस सोच के तहत पहले उसने खतोरिया के सामान से वो बाल चुराए, जिनकी तादाद काफी थी। फिर उसने अपने काम का आगाज कर दिया। अब उसने सीता को मेकअप करके और खूबसूरत लिबास पहनाकर बाहर ले जाने शुरू कर दिया, लेकिन एहतियात के साथ। पहले दिन उसने उसे क्लब ले जाकर राणा जहांगीर को शिकार किया। राणा जहांगीर करोड़पति था, ओबाश तबा था। सीता को देखकर उस पर मर मिटा। मैडम से दोस्ती थी, दिल की बात कह दी। ये कौन है शहराना? राणा जहांगीर ने सीता को देखकर मैडम से पूछा। मेरी भांजी है, मैडम ने जवाब दिया। पहले कभी नहीं देखी, कीनिया से आई है, बहुत खूबसूरत है, राणा जहांगीर ने कहा। लेकिन इसका हसूल बहुत महंगा है। जिंदगी मांग लो, दे दूंगा। सोच लो, सोच लिया, इसे मेरे साथ भेज दो। पहले दाम फिर काम, बोलो क्या चाहिए? राणा जहांगीर ने पूछा। 2 करोड़, सुबह ले लेना। लेकिन नहीं राणा, पहले दो फिर काम। दूसरे दिन मैडम शेराना के अकाउंट में 2 करोड़ जमा हो गए। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि सीता ने ताउन किया और दूसरे रोज सुबह सुबह राणा जहांगीर दौड़ा आया। उसके होंठ कोयले की तरह से आते। मैं जल रहा हूँ, मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। ये कौन है, क्या है? राणा जहांगीर ने चिल्लाते हुए कहा। अफ्रीका में पली है, न जाने कैसी कैसी खसूसियात की हामिल हो गई है। मैडम ने मुस्कुराकर कहा। तुम जानती थी? हाँ, किसी हद तक। तुमने मुझ पर तिलिस्म किया है, मैं कोड़ी हो गया हूँ। जिंदगी बड़ी कीमती शय है राणा, मगर इसे बचाने के लिए कीमत अदा करना होती है। कुछ हो सकता है? राणा जहांगीर ने बेताबी से पूछा। हाँ, खुदा के लिए कुछ करो। बुराई करते हुए खुदा का नाम नहीं लेना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं? मैडम ने कहा। 5 करोड़ खर्च करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैडम ने एतमाद भरे लहजे में कहा। और राणा जहांगीर ने 5 करोड़ खर्च किए, तब वो ठीक हो गया। लेकिन मैडम ने यह भी कह दिया था कि इसका तज़किरा किसी से न करे, वरना। राणा जहांगीर के बाद शेख दिलावर, फिर अली फैज शाह और फिर फिरोज गोगी। और मैडम का बैलेंस बेपनाह हो गया। लेकिन अब उसे मोहतात भी होना पड़ा, क्योंकि उसने अजदहों से दुश्मनी मोल ले ली थी। इसके लिए उसने पिंटू ग्रुप की खिदमत हासिल कर ली, जो अंडरवर्ल्ड के खास लोगों में से था। और माकूल मुआवजे पर पिंटू ने मैडम के मुफादात संभाल लिए। कई दिन से कोई नया मुर्गा नहीं फंसा था, लेकिन मैडम खुद मोहतात हो गई। जोसेफ भी खुशी से फूला नहीं समाता था। एक दिन उसने कहा, यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा मैडम? तुम्हारा क्या ख्याल है? जिन लोगों को हमने शिकार किया है उनका एक दूसरे से ताल्लुक भी है। यकीनन, मैडम ने कहा।
बात ऐसी है कि किसी ने दूसरे से ना कही होगी, लेकिन जिस दिन ये मिल बैठे हमारे खिलाफ महाज खुल जाएगा। जोसेफ ने परेशान होते हुए कहा। हाँ मैं जानती हूँ। मैडम ने भी परेशान होते हुए कहा। तब आप हुक्म दें, तमाम दौलत एहतियात से बाहर मुंतकिल कर दो। और आप उन लोगों का क्या करेंगी? किन का? खतोरिया और सीता का। जाहिर है हम उन्हें साथ तो नहीं ले जा सकते, लेकिन अपना राज भी इस तरह नहीं छोड़ सकते। उनसे हमें तलाश भी किया जा सकता है यकीनन। तो फिर ये खिलौने तोड़ दें। सिर्फ 2 कारतूस खर्च होंगे और खेल खत्म। मैडम ने हंसकर कहा और जोसेफ कुछ सोचने लगा। फिर बोला, अगर हम उन्हें भी साथ ले चलें? खतरे को साथ ले जाओगे? खतरा? हाँ, कभी कभी उनका चर्चा जरूर होगा। ऐसा करते हैं 2-4 केस और कर लेती हैं, फिर खामोशी से उनके सीनों में गोलियां उतारेंगे और यहाँ से निकल चलेंगे। जोसेफ सोच में डूब गया। तुम अपने काम का आगाज कर दो, मेरे ख्याल में तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके मैडम। जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। सुनो, कल शाम को एक अहम पार्टी है। मेरे ख्याल में हमें उस पार्टी में कोई आसामी जरूर मिलेगी। मैडम ने कहा। पार्टी? हाँ, जब्बार फजली का नाम सुना है? क्यों नहीं, जोसेफ ने कहा। पार्टी उनके घर है, लेकिन हमें कार्ड मौसूल नहीं हुआ। कब पार्टी है मैडम? जोसेफ ने पूछा। पार्टी कल है, और सीता बजाते खुद अपना मुकाम रखती है। उसके लिए किसी कार्ड की जरूरत नहीं। लोग उससे इस तरह मशहूर हो जाते हैं कि उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। तुम उसे साथ लेकर जाओगे और खुद बैकग्राउंड रहोगे। अब उसके अंदर इतना एतमाद पैदा हो गया है कि वह ऐसी पार्टियां बखूबी अटेंड कर लेती है, बल्कि उसे खुद शौक है। बस जरा शिकार पर नजर रखना। ओके मैडम, जोसेफ ने जवाब दिया। सीता ने चश्मा उतार दिया। उसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। फिर वो लिबास तब्दील करके आ गई। जोसेफ अपने कमरे में चला गया। मैडम उस वक्त तक सो चुकी थी। खतोरिया ने सीता को देखकर चौंक पड़ा। सीता उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात रे? काम बन गया खतोरिया, हमारी मेहनत सफल हो गई। हुआ क्या? क्या वो मूर्ख नजर आई रे? हाँ खतोरिया। फिर अभी तो वो मुझे नजर आया है, मैंने उसे देखा है। मेरा ताज उसके पास नहीं था, उससे अपना ताज लेना है मुझे। सो तो है। हाँ खतोरिया, अब उस जगह जाना है मुझे जहां उसने ताज छुपाया हुआ है। उसका घर जाना तो अब क्या मुश्किल है, मैंने उसे सूंघ लिया है। इस वक्त भी उसकी खुशबू मेरे दिमाग में है। इस बस्ती में वो जहां भी है मैं उसे तलाश कर लूंगी। ठीक है, ताज लेकर हम यहां से निकल चलेंगे। इन लोगों का क्या करी है? कौन लोग? ए हुई, जोजाफ और मैडम। ये लोग मुझसे बहुत फायदे उठा चुके हैं। जो कुछ ये कर चुके हैं मैं जानती हूँ। पर अब दास को बताओ, दास का करी रे? कुछ नहीं, जो कुछ करूंगी मैं ही करूंगी। वो तो तुम्हें खुशखबरी सुना रही थी कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया है। बाकी काम मैं सुकून से करूंगी, आराम करो। सीता ने कहा और खुद भी आराम करने लेट गई। सफ्तर की रिपोर्ट बड़ी अहमियत की हामिल थी, लेकिन उसने पहले X2 से ही राब्ता किया। X2? सफ्तर बोल रहा हूँ सर। हाँ कहो, क्या बात है? सर, इमरान साहब ने कुछ जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की थी। मुझे इल्म है तुम एक कोठी की निगरानी कर रहे थे। जी हाँ, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इमरान को रिपोर्ट दे दी? नहीं सर। सफदर, दूसरे लोगों की निस्बत तुम नफीस आदमी हो। मैंने जूलिया को भी समझाया और तुमसे भी कह चुका हूँ। इमरान एक जिम्मेदार शख्स है, बस उसकी फितरत में मतलून है, वरना शायद मैं सीक्रेट सर्विस में अपने असिस्टेंट के तौर पर मुलाजमत दे देता। उसका ओहदा तुमसे बड़ा होता, लेकिन उसकी फितरत तुम सबसे मुख्तलिफ है और वह संजीदगी से कोई मुलाजमत नहीं कर सकता। लेकिन अब तक उसने जो कुछ मेरे लिए किया है उसके बारे में मुझसे ज्यादा तुम लोग बेहतर जानते हो। वो जो कुछ भी करता है, अगर किसी काम में हाथ डाल लेता है तो इसका मकसद ये होता है कि उसे मेरी हमायत हासिल है। चुनाचे आइंदा भी ख्याल रखना कि अगर वो किसी मामले में तुमसे कोई मदद चाहता है तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। यस सर। रिपोर्ट उसे ही दो। ओके? यस सर। सफदर ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। सफदर को एक शर्मिंदगी का एहसास हुआ। इस रिपोर्ट के लिए उसे इमरान के फ्लैट पर ही जाना पड़ा और थोड़ी देर के बाद वह इमरान के फ्लैट में दाखिल हो गया। इमरान मौजूद था। उसने सफदर को गहरी निगाहों से देखा। हेलो सफदर। जी इमरान साहब, आपकी हदायत के मुताबिक वहाँ के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके आया हूँ। हाँ कहो, इमरान ने निहायत संजीदगी से कहा। इमरान साहब, ये सिर्फ इत्तफाक है कि वहाँ निगरानी के दौरान मैंने मैडम शेराना को देख लिया। मैडम शेराना? ये नाम कुछ सुना हुआ लगता है। जी, अगर आप 4-5 साल तक पीछे निगाह डालें तो शायद ये नाम आपके जहन में आ जाए। वह स्मगलर औरत जिसने बहरिया की एक लॉन्च डुबो दी थी और इसके बाद सिंगापुर फरार हो गई। हाँ याद आ गया। कोठी में मैडम शेराना रहती है और उसके साथ ही वो बदनामी जमाना जोसेफ भी, जो देसी एसआई है और जिसने कुछ अरसे कबल कुछ साइंसी इजादात के सहारे कुछ जुराइम किए थे, वो भी याद है। इमरान ने कहा। मैडम शेराना कई साल से उस कोठी में रहती है और उसके बारे में कुर्ब जवार के लोगों का ख्याल है कि वो कोई जुराइम पेशा औरत है, किसी से कोई राब्ता नहीं रखती और अलग थलग रहती है। लोगों का कहना है कि उसके यहाँ बहुत से लोग मुलाकात करने आते रहते हैं और ये अच्छे लोग नहीं होते। वेरी गुड। और भी कुछ देखा है?
नहीं इमरान साहब, और तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है सफ्तर, अब तुम यूं करो कि सीक्रेट सर्विस के बाकी लोगों को भी अपने साथ मिलाकर अतराफ में फैला दो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें शहनाना के बारे में मालूमात थी और तुमने उनसे पूरा पूरा फायदा उठाया, लेकिन अब कोठी के एक एक फर्द पर नजर रखी जाए और मुझे इसके बारे में तफसीलात से आगाह किया जाए। एक सवाल और कर सकता हूँ इमरान साहब? हाँ करो। ये आप इस कदर संजीदगी से गुफ्तगू क्यों कर रही हैं? सफ्तर ने कहा। यह तुम्हारा सवाल है? जी हाँ इमरान साहब। जवाब सुलेमान से पूछ लो। सुलेमान से क्यों? उसका मूड आजकल बहुत अच्छा है और फ्लैट में मूंग की दाल के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। जाहिर है मुझ पर भी मूंग की दाल के असरात ही थे। सफ्तर हंसने लगा। फिर इमरान से इस बारे में तफसीली हदायत लेकर वो वहां से चल पड़ा और इमरान उसके जाने के बाद पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। इमरान दर हकीकत अभी तक इस केस के सिलसिले में कोई ऐसा अहम पॉइंट नहीं तलाश कर सका जिससे आगे की कोई बात होती। वो इंतजार करता रहा। फिर सुलेमान गधों की तरह हाँफता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ। साहब 2 हैं? सिर्फ 2? इमरान आंखें निकाल कर बोला। और दोनों बहुत खूबसूरत हैं। सुलेमान ने दांत निकालते हुए कहा। अबे मैंने तो 3 मंगवाई थी। इमरान ने कहा। क्या? सुलेमान ने हैरान होकर पूछा। क्या लाया है तू? इमरान ने कहा। मैं नहीं लाया साहब। सुलेमान ने मजीद हैरान होते हुए कहा। फिर खुद ब खुद आ गई? इमरान ने पूछा। जी बिल्कुल, सवाल ही नहीं पैदा होता। साहब आपको पूछ रही हैं कौन है? इमरान ने कहा और अब हैरान होने की बारी इमरान की थी। लड़कियां हैं साहब। क्या? इमरान हलक फाड़ कर बोला। जी साहब। और तूने उन्हें अंदर बुला लिया? लड़कियां हैं इसलिए बुला लिया साहब। कोई मर्द आकर तो देखिए अंदर। सुलेमान ने सीना तान कर कहा। सुलेमान कौन है? क्या है? कुछ पूछा उनसे? नहीं साहब, ड्राइंग रूम में बिठा दिया है और ये कह दिया कि हम हैं। भला लड़कियों को मना कैसे कर सकता था? सुलेमान ने मासूम से लहजे में कहा। तुझ पर लानत हो। इमरान ने कहा और इसके बाद वो अपनी जगह से उठकर ड्राइंग रूम की जानिब चल पड़ा। दोनों ही शक्लें उसके लिए अजनबी नहीं थी, लेकिन उन्हें देखने के बाद एक लम्हे के लिए उसके जहन में बहुत से तासुरात उभरे थे। उनमें से एक लड़की वही थी जो दूसरी लड़की के साथ उसकी मेज पर आई और इमरान ने उनसे अपने अंधे होने की कहानी सुनाई। उस लड़की ने गालिबन अपना नाम सफूरा बताया था और दूसरी लड़की वो थी जो बाद में आई और जिसने कहा था कि वो रोशी की दोस्त है और इमरान को अच्छी तरह जानती है। तीसरी लड़की इस वक्त मौजूद नहीं थी। इमरान अजनबी निगाहों से उन्हें देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। फिरोजा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आप लोगों को मेरे क्लिनिक आना चाहिए था, इमरान ने कहा। क्लिनिक? फिरोजा हैरत से बोली। जी हाँ, मरीजों को मैं सिर्फ क्लिनिक ही में देखता हूँ। तो क्या डॉक्टर बन गई हो? क्या मतलब है आपका? और आप इस कदर बेतकल्लुफी से मुझसे क्यों पेश आ रही हैं? आपको पता नहीं मेरा अपना एक वकार है? जरूर होगा, लेकिन रोशी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और ये डॉक्टर आप कब से बन गई? कमाल करती हैं आप। आखिर आपको इस बात पर शुबा क्यों है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ? मेरा ख्याल है आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा और दूसरी लड़की बोली। फिरोजा क्यों फजूल बातें कर रही हो? जी देखिए ना, यानी जबरदस्ती बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रही हैं। मैं लड़कियों से बेतकल्लुफ नहीं होता। बताया था, रोशी ने मुझे ये भी बताया था। फिरोजा ने हाथ झटक कर कहा। कौन रोशी? मैं किसी रोशी को नहीं जानता। देखिए इमरान साहब, इस वक्त हम एक ऐसे मसले में आपके पास आए हैं कि अगर आप हमारी मदद करने पर आमादा हो जाएं तो यूं समझ लीजिए मसीहा ही होंगे हमारे लिए आप। मैं सिर्फ अपने क्लिनिक में मरीजों को देखता हूँ। आखिर कहाँ है आपका क्लिनिक? फिरोजा ने फिर कहा। प्रोफेसर इमरान, MA BF का पता जिससे चाहे मालूम कर ले। होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। होम्योपैथिक? फिरोजा ने कहका लगाया। क्यों? आपके दांत क्यों बाहर निकल पड़े? और ये BA नहीं, MA BF क्या है? प्रोफेसर इमरान, मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल। इमरान ने जवाब दिया और इस बार सफूरा भी हंस पड़ी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप बराहे करम मेरा प्रॉब्लम सुन लीजिए। मैं फिरोजा की तरह आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकती, मुश्किल में हूँ। अगर आप हम पर तवज्जो दे लें तो हमारा खानदान तबाह होने से बच जाएगा। आपको मेरे हाथ टूटे हुए नजर आ रहे हैं? इमरान ने दोनों हाथ सामने करके कहा। नहीं तो? फिर आप मेरे हाथ कहाँ से जोड़ रही हैं? मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ इमरान साहब, कहिए कहिए क्या तकलीफ है आपको? फिरोजा का कहना है कि आप इंतहाई ज़हीन इंसान हैं और बाज़ मामलात में लोगों की मदद भी कर दिया करते हैं। मुझे इस वक्त आपकी मदद की अशद ज़रूरत है। इमरान बोला। माली इमदाद चाहिए? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं तो फिर बताइए। असल में मैं अपने डैडी के लिए बहुत सख्त परेशान हूँ। और फिरोजा के उस दिन के अल्फाज मुझे याद थे। मैं फिरोजा से मिली और मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलाए। इमरान साहब, अगर आपने इस वक्त हमारी मदद कर दी तो हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। क्या डैडी आवारा हो गई हैं? इमरान ने राजदाराना अंदाज में सवाल किया और सफूरा संजीदगी से उसे देखने लगी। फिर बोली कि आपके वालिद के बारे में अगर कोई अल्फाज आपसे कहे तो आपको अच्छे लगेंगे। अरे बाबा, तो फिर मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अगर आप संजीदगी से मेरी कहानी सुनना चाहें तो सुन लीजिए, वरना आपका घर है। आप कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। सुलेमान, इमरान ने आवाज लगाई और सुलेमान दांत निकालते हुए अंदर दाखिल हो गया।
इतनी सी देर में उसने लिबास भी तब्दील कर लिया था, और ये लिबास उन्हीं लिबासों में से था जो फयाज ने उसे दिलाए थे। सूट पर ही सीधी टाई बांधे हुए था। लड़कियां भी पहले उसे दूसरे लिबास में देख चुकी थीं। अब इस अंदाज में देखकर हैरान रह गईं। सुलेमान ने सर में तेल डालकर बालों में मांग निकाल ली थी। यस सर, उसने लचकदार आवाज में कहा। इमरान खुद आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। फिर उसने कहा, भाई साहब जरा सुलेमान को भेज दीजिए। जी क्या कहा? सुलेमान ने सूट की सिलवटें सीधी करते हुए कहा, आप यहाँ कब आए? क्या आप सुलेमान के जुड़वा भाई हैं? नहीं तो, सुलेमान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो फिर कौन है आप? इमरान ने पूछा। साहब मैं सुलेमान हूँ। ओह माय गॉड, अभी थोड़ी देर पहले तो आप जरा दूसरे हुलिये में नजर आ रहे थे। बस कपड़े बदलने ही जा रहा था साहब कि ये खवातीन आ गईं। जा चाय बना कर ला, इमरान ने करख्त लहजे में कहा, और सुलेमान का मुंह बन गया। एक लम्हे वो इमरान को घूरता रहा और फिर बाहर निकल गया। दोनों लड़कियां हैरत से सुलेमान को देख रही थीं और फिर उनके हलक से कह के उबल पड़े। ये क्या चीज थी? दोनों ने बेयक वक्त पूछा। घर की बनी हुई थी इसलिए आप लोग इस पर गौर न करें, इमरान ने जवाब दिया। खुदा की कसम एक बात कहूं आपसे, अगर मेरे हालात बेहतर होते तो आप जैसी दिलचस्प शख्सियत के साथ बहुत सी तफरीहात रहती। मैं खुद भी इसी मिजाज की इंसान हूँ। उस दिन आपने हमें अंधा बनकर जिस तरह बेवकूफ़ बनाया, आप शायद यकीन न करें कि हम लोग बुरी तरह गमजदा हो गए थे और बाद में इतने हंसे थे अपनी हमाकत पर कि आपको बता नहीं सकते। कितनी शानदार अदाकारी कर रहे थे आप। बस अकरबा परवरी का ज़माना है। कितनी बार टीवी ड्रामों में कोशिश की अदाकारी के लिए। असल में फिल्में तो मुझे पसंद नहीं हैं, क्योंकि मैं हीरोइनों के साथ दरख्त पर नहीं चढ़ सकता और 400 गज की रेस नहीं लगा सकता, वरना फिल्मों में कामयाब तरीन हीरो होता। और टेलीविजन ड्रामों का जहां तक मसला है तो बस खुदा ही समझे इन टीवी वालों को। इनके यहाँ जो सिलेक्शन होता है उसके पीछे बड़े बड़े अवामिल कार फरमा होती हैं। सॉरी, तो आप मुझे कुछ सुनाने जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको हमारी सूरतें देखने पर मजबूर कर दे, लेकिन वो एक हकीकत है। चलिए आप सुना दीजिए। उस दिन आप तकरीब में शरीक थे। आपने भी शायद उस हसीन लड़की को देखा हो जो बहुत ही खूबसूरत चश्मा भी लगाए हुए थी और खुद भी इंतहाई हसीन नजर आ रही थी। इमरान संजीदा हो गया और इसके बाद सफूरा ने उसे वो पूरी कहानी सुना दी जो राव हयातुल्लाह ने उसे सुनाई थी। इमरान संजीदगी से ये कहानी सुन रहा था और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैलते जा रहे थे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्या राव हयातुल्लाह उस ताज के सिलसिले में मुझ पर एतमाद कर सकेंगे? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्या वो ताज मेरी तहवील में आ सकता है? हो सकता है डैडी आपसे ताउन ना करें। मैंने उन्हें ये बात बताई भी नहीं है कि मैं आपसे मिल रही हूँ, लेकिन मेरा मुकम्मल ताउन आपके साथ है। अगर आप वो मनहूस ताज हमसे लेना चाहती हैं तो मैं उसे आपकी खिदमत में पेश कर दूंगी, सफूरा ने फैसला कुन लहजे में कहा। और इमरान पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। सर सुल्तान ने बहुत दिनों के बाद राब्ता कायम किया और इमरान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। सर सुल्तान की इस तरह की मुलाकातें अमूमन ऐसे ही किसी सिलसिले में होती थीं जिनमें इमरान के सुपुर्द कोई केस किया जाता। बाहर तौर मुलाकात तो जरूरी थी। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए उसका खैर मकदम किया। हाँ भाई, कम अज कम तुम्हारी कोई मौजूदा मसरूफियत मेरे इल्म में नहीं, सर सुल्तान ने कहा। इल्जाम तराशी से परहेज कीजिएगा जनाब, इमरान ने संजीदगी से कहा। और सर सुल्तान चौंक कर उसे देखने लगे। क्या मतलब? मेरा ख्याल है मेरी कोई साबका मसरूफियत भी नहीं थी जो आप मौजूदा मसरूफियत का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। क्या मतलब? इसमें इल्जाम की क्या बात है? सर सुल्तान हैरत से बोले। मेरा मतलब है मसरूफियत। ओहो सॉरी सर, मेरे जहन में महबूबा आ गई थी और मैं इसलिए अपनी पोजीशन साफ करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं मानता हूं तुम मुझे भी नहीं छोड़ते। कैसी बातें कर रही हैं? आप जैसी शख्सियतों को छोड़ दूंगा तो मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? हो चुकी फजूल बातें या भी कुछ बाकी हैं? नहीं, मेरा ख्याल है हो चुकी, इमरान ने जवाब दिया। और सर सुल्तान हंस पड़े। फिर बोले, लेकिन इस बार मैं एक बिल्कुल जाती मामले में तुमसे मदद लेना चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ, इमरान ने जवाब दिया। और सर सुल्तान की सोच में गुम हो गई। चंद लम्हात सोचते रहे, फिर बोले, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा और ना ही उस शख्सियत का नाम बताने की कोशिश करूंगा जिसकी फरमाइश पर यह जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूँ। लेकिन बस ये समझ लो कि मैंने किसी से कोई वादा कर लिया है। आपके वादे की तकमील मेरी जिंदगी का मकसद है, इमरान ने ड्रामाई अंदाज में कहा। और सर सुल्तान हंसने लगे। फिर बोले, अच्छे खासे आर्टिस्ट हो। शुक्रिया जनाब, इमरान ने गर्दन खम करके कहा। बहरहाल जिस शख्सियत का मामला है उसका नाम अली फैज शाह है और जिस शख्सियत का नाम मैं नहीं लेना चाहता, अली फैज शाह उसका दामाद है। सुबहान अल्लाह, बड़ी खुशी हुई है तमाम तफसीलात सुनकर। मजीद खुशी भी होगी। अली फैज शाह की बीवी और उस शख्सियत की बेटी पिछले चंद दिनों से बड़ी सख्त तशवीश का शिकार हैं और वाकया बहुत अजीब हुआ है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक औरत जो मैडम शहराना के नाम से पहचानी जाती है, उसका माजी क्या है ये बात तो नहीं मालूम, लेकिन उसका हाल पुरस्रार है। उस औरत के पास आजकल कोई ऐसी हसीन लड़की मौजूद है जो लोगों को दीवाना बना देती है
अब मुझे तुमसे ये कहते हुए शर्म भी महसूस हो रही है कि बाज़ किरदार ऐसे होते हैं जो बड़ी गंदी जहनीत के हामिल होते हैं। अली फैज़ शाह की बीवी बेहद खूबसूरत है, आला खानदान से ताल्लुक़ रखती है, शरीफजादी है, लेकिन खुद अली फैज़ शाह का किरदार ज़्यादा बेहतर नहीं। तफसीलात में जाने से गुरेज कर रहा हूँ। अली फैज़ शाह पिछले दिनों मैडम शेराना के पास मौजूद उस खूबसूरत लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया और फिर कुछ ऐसे अवामिल पैदा हो गए कि मैडम शेराना अली फैज़ शाह को ब्लैकमेल करने लगी और उसने अली फैज़ शाह से करोड़ों रुपए हासिल कर लिए। अली फैज़ शाह पहले ही अपनी बुराइयों में मुब्तला था और माली तौर पर तकरीबन दिवालिया हो गया। बस सुसर से ये कहता रहा कि उसकी आमदनी के ज़राए पैदा करे। चुनाचे उस रकम की अदायगी के बाद वो बिल्कुल ही डूब गया और पिछले कुछ दिनों से शदीद बीमार है। एक तरफ उस हसीन लड़की का इश्क, दूसरी तरफ घरेलू मसाइल, कर्ज ख्वाहों की यलगार। अली फैज़ शाह खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन मैडम शेराना का ये किरदार बड़ा भयानक है। तहकीकात से ये पता चला कि और भी ऐसे कई सरमायादार मैडम शेराना का शिकार हो चुके हैं और करोड़ों रुपए की रकमें उस पर लुटा चुके हैं। इमरान, ये बात खासी तशवीश का बायस बन चुकी है। अगर कोई ऐसी शख्सियत ऐसे कामों में मसरूफ है तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कानून उस पर गिरफ्त नहीं कर सकता? मेरे ख्याल में यह बाकायदा जुर्म है और अब इस जुर्म को ख़त्म करना ज़रूरी है। जी। इमरान ने सिर्फ जी कहने पर ही इक्तफा किया। बस मैं तुम्हें इस सिलसिले में तकलीफ दे रहा हूँ। यूँ समझ लो ये मामला मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ उससे मेरा बचपन का ताल्लुक है। ठीक है जनाब, मैं इस सिलसिले में काम शुरू कर देता हूँ और बहुत जल्द आपको तफसीली रिपोर्ट पेश करूँगा। इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा और सर सुल्तान ममनून निगाहों से उसे देखने लगे। फिर बोले, शुक्रिया इमरान, तुमसे कोई बात कहते हुए मुझे कभी मायूसी नहीं होती। इस सिलसिले में मुझे बहुत जल्द रिपोर्ट देना। बहुत बेहतर, इमरान ने जवाब दिया। फिर रस्मी गुफ्तगू के बाद वो सर सुल्तान से रुखसत होकर निकल आया। उसने उन पर यह बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि वो मैडम शेराना को जानता है और आजकल इस केस पर काम कर रहा है। फिर इमरान फ्याज से मिला, उसके दफ्तर ही पहुंचा था और फ्याज उसे देखकर खुशी से खिल उठा। तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए इज्जत का बायस है। बताओ क्या पियोगे? खूने जिगर, इमरान ने जवाब दिया। वो तो हम जैसों के लिए महफूज है, फ्याज ने हंसते हुए कहा। क्या किसी ताज़ा इश्क का आगाज कर दिया है? क्या मतलब? ये इश्क कहाँ से घुस आया? फ्याज ने चौंक कर कहा। मुझे भी बीवी समझ लिया है क्या? इमरान ने कहा और फ्याज उसे घूरने लगा। फिर बोला, तुम, बस क्या कहूँ तुमसे, जो कहना चाहता हूँ कहते हुए डरता भी हूँ। नहीं नहीं, कह दो। तुमने उसका दिमाग बिल्कुल खराब करके रख दिया है। लाख समझाने की कोशिश की कि इमरान की शरारत है, लेकिन औरत अगर बात को समझ जाए तो औरत क्यों कहलाए? अच्छा, इमरान ने हैरत से कहा। हाँ तो और क्या? ठीक है, ये बात भी मैं फ़ोन करके भाभी को बता दूंगा। अरे यार इमरान, प्लीज़ ऐसा मत करना। क्यों मेरी ज़िंदगी अजाब करते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अच्छा, अब इतने शरीफ बनने की कोशिश मत करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ठीक है, कुछ तो पी लो। फिर कॉफ़ी आई और कॉफ़ी के घूंट लेते हुए इमरान ने कहा, सुपर फ्याज, इस सिलसिले में बात थोड़ी सी आगे बढ़ी है। अब तुम्हें एक काम करना है। हाँ कहो। उसका नाम जोसेफ है और वह मैडम शेराना का दस्ते रास्त है। मैडम शेराना? हाँ, शायद तुम्हें उसके बारे में मुख्तसर मालूमात तो हासिल हैं। मेरा मतलब ये है, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें उस शख्स की निशानदेही किए देता हूँ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो काम मैं तुम्हारे स्पुर्द करूंगा वो कर सकोगे? दिलो जान से यार, आज फिर तलबी हुई थी, फ्याज ने भराई हुई आवाज में कहा। चंगेज खान की अदालत में? इमरान ने आंखें फाड़कर सवाल किया। हाँ। ओ, तभी तुम्हारी शक्ल पर फिटकार बरस रही है। इमरान ने फ्याज का चेहरा गौर से देखते हुए कहा। कोई हर्ज नहीं है, देखूंगा कब तक ये फिटकार बरसती है। बाखुदा ये सोचा था कि सर्विस पूरी कर लूं ताकि रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी गुजार ली जाए, लेकिन लगता है ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तुम्हें जरूरत भी क्या है सुपर? इतनी जायदाद बना चुके हो कि अगर किराए वसूल करो तो शहनशाहों की तरह जिंदगी बसर कर लोगे। नहीं इमरान, बाखुदा ऐसी बात नहीं है। बेशक थोड़ा बहुत काम किया है मैंने, लेकिन इतना नहीं कि जिंदगी इतने ही ऐश से गुजर जाए। सुपर झूठ सुनने का आदी नहीं हूँ, इमरान ने कहा। इस मौजू को छोड़ नहीं सकते? चलो छोड़ दिया तुम्हारे लिए, इमरान ने जवाब दिया और फिर फ्याज को जोसेफ के बारे में तफसील बताने लगा। फ्याज बहुत गौर से सुन रहा था। उसने कहा, जोसेफ को बाकायदा मैडम शेराना की कोठी पर छापा मारकर नहीं हासिल करना, बल्कि उसका ताकुब करके किसी ऐसी जगह उस पर हाथ डालना है जहां वो तनहा हो। बिलाशुबा तुम पुलिस की वर्दी में भी उस पर हाथ डाल सकते हो, लेकिन कम से कम ये बात फौरी तौर पर मैडम शेराना के इल्म में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आएगी। और इसके बाद तुम्हें उसकी जुबान खुलवानी है। क्या कहकर? पॉइंट्स नोट करो। तमाम पॉइंट सुनने के बाद फ्याज बोला, तशद्दुद कर सकता हूं उस पर? वो तो तुम्हारा खानदानी काम है। इमरान ने तुर्की ब तुर्की कहा और फ्याज झीम गया। नहीं, वाकई संजीदगी से बताओ। मैंने कहा ना, उसकी जुबान जब भी खुलवा लो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेफिक्र रहो। फ्याज ने जवाब दिया और जोसेफ के बारे में मजीद तफसीलात मालूम करने लगा। थोड़ी देर के बाद इमरान वहां से उठ गया, लेकिन अब उसे कुछ और जरूरी काम भी करने थे।
उसने ट्रांसमीटर पर जूलिया को कॉल किया और जूलिया ने फौरन उसकी कॉल मौसूल की। बॉस ने इजाजत दे दी है कि तुम्हें स्वीट जूलिया कहकर मुखातिब कर सकता हूँ। इमरान हो तुम? किसी और की ये मजाल है? इमरान ने उसीले लहजे में कहा। किसी और की ये जुर्रत हो भी नहीं सकती, जूलिया ने कहा। थैंक यू जूलिया, थैंक यू। बस तुमने तस्लीम कर लिया है कि किसी और की ये मजाल नहीं हो सकती। असल में जूलिया, इमरान ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। अब कुछ बोलोगे भी? जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। वो असल में ये पूछना था कि क्या तुम मेरे लिए अपना मजहब तर्क कर सकती हो? इमरान मिसमसे से लहजे में बोला, मगर दूसरी तरफ खामोशी तवील हो गई तो इमरान ने कहा, दरअसल वो डैडी के बारे में तो तुम जानती ही हो। गैर इस्लामी तरीके से निकाह करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे, इमरान ने कहा। जूलिया उस वक्त भी कुछ नहीं बोली। चलो सोच लेना इस मौजू पर। फिलहाल एक काम करो, सफदर को इस बारे में इतला दे दो कि जिस जगह की वो लोग निगरानी कर रहे हैं वहां से थोड़ा फासला इख्तियार कर ले। कैप्टन फयाज उस इलाके में कुछ कार्रवाई करना चाहता है, उसकी निगाहों से दूर रहना। बस ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दो। ओके, इमरान ने कहा, लेकिन दूसरी जानिब से कोई आवाज़ नहीं आई और ट्रांसमीटर बंद हो गया। इमरान शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। कैप्टन फयाज फौरन ही मसरूफ हो गया। उसे उम्मीद बंद चली थी, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले काफ़ी दिनों से उसने ऐसा कारनामा सरंजाम नहीं दिया था जिसे कम से कम उसकी हैसियत ही बरकरार रहती। बहुत से केस उसके हवाले किए गए और ना जाने कैसे कैसे जतन करके फयाज ने उनसे जान छुड़ाई। सर अब्दुर्रहमान भी इस बार फयाज को कोई रियायत देने के मूड में नहीं थे। इस केस के सिलसिले में फयाज पर झाड़ पड़ने का सिलसिला बाकायदा जारी हो गया था और आज तो सर अब्दुर्रहमान ने खासी तेज और तुंद बातें की थी और तंज़िया अंदाज में कहा था, क्या यह बेहतर नहीं होता कि तुम इमरान से रवाबत कायम रखते? कम अज कम इज्जत तो बनी हुई थी तुम्हारी। फयाज के तन बदन में आग लग गई, लेकिन क्या बोलता? खामोशी से सुनता रहा। अब कुछ उम्मीद बनी थी, हो सकता है कोई काम हो ही जाए। उसने निहायत मुस्तैदी से काम का आगाज कर दिया और पूरी तैयारियों के साथ चल पड़ा। इमरान की हदायत उसे पूरी तरह याद थी। चुनाचे मैडम शराना की कोठी के बारे में जो तफसीलात उसे बताई गई थी, उसने उनको पूरी तरह ज़हन में रखा। जोसेफ का मुकम्मल हुलिया भी इमरान ने उसे समझा दिया। फयाज ने अपने आदमियों को 3 हिस्सों में तकसीम किया और तीनों मुख्तलिफ जगहों पर तैनात हो गई। फिर तकरीबन 5 घंटे के तवील इंतजार के बाद फयाज ने एक कार में मतलूबा शख्स को आते हुए देखा। इसी शक्ल सूरत का आदमी था जिसकी निशानदेही की गई। जोसेफ कोठी में दाखिल हो गया और ये नहीं कहा जा सकता था कि कितनी देर में वो कोठी से बाहर निकलेगा, लेकिन हर काम सब्र आजमा होता है। फयाज सब्र व सुकून के साथ इंतजार करता रहा और उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे तवील इंतजार ना करना पड़ा। कोई 45 मिनट के बाद ही जोसेफ अपनी कार में बाहर निकला। खुशबख्ती गालिबन उस वक्त साथ दे रही थी क्योंकि वो तन्हा ही था। फयाज ने वायरलेस पर अपने साथियों को हदायत दी। एक गाड़ी जो कोठी से आगे जाने वाले रास्ते की जानिब थी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। दूसरी गाड़ी को फयाज ने दूसरे रास्ते पर रखा। क्या कहा जा सकता था कि जोसेफ की गाड़ी का रुख कौन सी सिमत हो। बहरहाल कामयाबी के साथ ताक़ुब शुरू हो गया और फयाज ने अपनी कार भी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कैफियत यह थी कि पहली कार जोसेफ की कार से आगे जा रही थी, दूसरी में फयाज था और तीसरी गाड़ी पीछे आ रही थी। फिर वाकई जोसेफ एक ऐसी सड़क पर मुड़ा जिस पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। यह सड़क सनती इलाके की जानिब जाती थी और फयाज की बेसब्री इंतहा को पहुंच चुकी थी। वायरलेस पर उसने आगे वाली गाड़ी को हदायत दी और चंद ही लम्हात के बाद उसने देखा कि आगे वाली गाड़ी सड़क पर सीधी हो गई और जोसेफ को अपनी कार के ब्रेक लगाने पड़े। फयाज आन की आन में उस गाड़ी के पीछे पहुंच गया और उसके साथ बैठे हुए 3 अफराद गन्ने लिए हुए बाहर निकल आए और उन्होंने इंतहाई बर्क रफ्तारी से गन्नों की नालें जोसेफ की तरफ तान ली। जोसेफ हक्का बक्का बैठा हुआ था। फयाज ने हैंडल खोला और जोसेफ को गिरबान से पकड़कर बाहर खींच लिया। फिर उसके लिबास की तलाशी ली गई तो एक भरा हुआ पिस्तौल बरामद हुआ। फयाज ने जोसेफ के हाथों में फौरन हथकड़ी लगा दी। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? अगर तुम लुटेरे हो तो बताओ क्या चाहते हो, लेकिन यह हथकड़ी? जोसेफ ने करख्त लहजे में कहा। फयाज का उल्टा हाथ उसके मुंह पर पड़ा और इसके बाद उसके साथियों ने जोसेफ को घसीटकर कार की पिछली सीट पर बिठा दिया। फयाज जोसेफ को लेकर चल पड़ा। इस वक्त वो एक जल्लाद का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा था। महकमा सुराग रसानी के उस अकूबत खाने में जोसेफ को पहुंचा दिया गया जहां बड़े बड़े खतरनाक लोग अपनी जुबान खोल देते थे। जोसेफ अब नर्वस नजर आ रहा था और फयाज ये बात अच्छी तरह महसूस कर रहा था। तब उसने जोसेफ को खूंखार निगाहों से घूरते हुए कहा, देखो मेरे पास एक सवालनामा है और तुम्हें उसके जवाब देने हैं, लेकिन इस बात को ज़हन में रखना कि एक भी जवाब झूठा हुआ तो मेरे लिए हदायत है कि तुम्हें खामोशी से हलाक करके तुम्हारी लाश एक खुफिया जगह पहुंचा दी जाए, क्योंकि तुम जो जुराइम करते रहे हो उसकी मिसाल मुमकिन नहीं। क्या आपका ताल्लुक इंतजामिया से है? फयाज ने गुराए हुए कहा, सवाल नहीं सिर्फ जवाब, समझे? मगर जनाब मैं एक शरीफ आदमी हूँ, जोसेफ ने कहा और फयाज का दूसरा थप्पड़ जोसेफ के गाल पर पड़ा और इसके बाद उसने दीवाना वार जोसेफ को पीटना शुरू कर दिया। जोसेफ की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन फयाज के हाथ मशीन बने हुए थे। फेरोजा ने सफूरा को बगौर देखते हुए कहा, क्या तुम अपने फैसले पर गौर कर रही हो सफूरा? और सफूरा चौंक कर उसे देखने लगी।
नहीं फैरोजा, मैं नहीं जानती कि इस राज को 2 और इंसानों तक पहुंचा देने में मेरी किस कदर गलती है, लेकिन इतना जरूर जानती हूं मैं कि डैडी को अगर इस बात का इल्म हो जाए तो शायद वो मुझे कभी मुआफ ना करें। मेरे बारे में तो कम से कम इत्मीनान रखो, मेरी जुबान से ये तफसीलात कभी बाहर नहीं जा सकेंगी। तुम पर अगर मुझे इतना एतमाद ना होता फिरोजा तो मैं तुमसे ये सब कुछ क्यों कहती। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, इमरान भी काबिल भरोसा शख्सियत है। असल में उस पर ही गौर कर रही हूँ। उस पर जितना गौर करोगे दिमाग खराब होता चला जाएगा। जिस लड़की रोशी का मैंने तुमसे तज़किरा किया था वो इमरान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और इस तरह दीवानी हो गई थी उसके लिए कि उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर ही खत्म कर बैठी थी। लेकिन इमरान दोस्ती की हद से आगे नहीं बढ़ा और रोशी का कहना था कि वो इस कदर ठोस किरदार का मालिक है कि तस्वुर नहीं किया जा सकता। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा स्कैंडल नहीं है जिससे उसकी शख्सियत दागदार हो। असल में रोशी के ये अल्फाज इमरान पर एतमाद का बायस बने। हालांकि मेरा उससे कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो मुझे पहचानता भी नहीं। यही तो जरा परेशान कुन बात है। खैर, अल्लाह मालिक है, अब तो तीर कमान से निकल ही चुका है। मैं भी सोच रही हूँ फैरोजा कि कहीं वो नादिर ताज देखकर खुद इमरान की नीयत न बदल जाए। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारा मकसद उस ताज की हिफाजत तो नहीं था, बल्कि चचा जान को उस मुसीबत से निजात दिलाना मकसूद है जो उन्होंने खुद पर तारी कर ली है। हाँ, ये भी ठीक है, वो मनहूस चीज़ वहां से निकल जाए, उसके बाद आगे की सोचना। और फिर ना जाने क्यों मुझे यकीन है कि इमरान इस सिलसिले में हमारे लिए कारआमद हो सकता है। जो वादा तुमने उसे किया है उसे जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करो। फिरोजा, वो ताज मैं बराह रास्त इमरान को पहुंचा दूं, ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है। कुछ अजीब सा इंसान नहीं है वो। इतना ही अजीब इंसान है कि रोशी को उसके लिए मुल्क छोड़ना पड़ा। रोशी चूंकि उससे बेपनाह प्यार करती थी इसलिए वो मुझे उसके बारे में तफसीलात बताती रही है। महकमा सुराग रसानी के डायरेक्टर जनरल का बेटा है। क्या तुम इस बात पर यकीन करोगी कि उसने PhD किया है? क्या? सफूरा हैरत से बोली। हाँ, और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। लगता तो नहीं है। यही तो खूबी है उसकी। कुछ लोग कुछ ना होते हुए खुद को कुछ जाहिर करने की कोशिश करते हैं, और जो खुद को कुछ जाहिर करने की कोशिश ना करें जबकि बहुत कुछ हो तो समझ लो कि खतरनाक तरीन शख्सियतों के मालिक होती हैं। उनके अंदर इतनी वुसअतें पोशीदा होती हैं कि वो मजीद की तलाश में सरगर्दा नहीं रहते। अब तो अल्लाह पर भरोसा कर लिया है, जो भी होगा अल्लाह की मर्जी है। फिर सफूरा और फिरोजा रुखसत हो गई। राव हयातुल्लाह शायद किसी लंबे काम से बाहर निकल गए थे। शाम तक उनकी वापसी नहीं हुई। घर वालों ने भी लाताल्लुकी का इजहार किया। वो सोच रही थी कि अब काम कर डालना ही बेहतर है। वैसे भी घर के लोग उसकी जानिब से मशकूक नहीं थे। बस रोशनी में जरा उस खुफिया तहखाने तक जाते हुए वो झिझक रही थी, कोई देख ना ले, उससे कोई सवाल न कर डाले। फिर डिनर का वक्त हो गया। राव हयातुल्लाह अभी तक वापस नहीं आए थे। उसने तशवीश से पूछा, डैडी कुछ बताकर नहीं गए कि कब तक वापसी होगी? उसने एक मुलाजिम से पूछा। कुछ भी नहीं बताया। तबीयत ठीक थी उनकी? हाँ, बेहतर हालत में थे। जाते हुए कुछ कहा भी नहीं? उन्हें जाते हुए देखा ही नहीं, खामोशी से बाहर निकल गए थे। उसी मुलाजिम ने जवाब दिया, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। उसने डिनर किया और इसके बाद रात को 11:30 बजे तक बाप का इंतजार करती रही और इसके बाद अपने काम के लिए तैयार हो गई। इसके बाद धड़कते दिल के साथ तहखाने की जानिब चल पड़ी। तहखाने का खुफिया दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई, लाइट ऑन की और एक सहमी हुई नजर उस जगह डाली जहां ताज रखा हुआ था। लेकिन दूसरे लम्हे उसका पूरा वजूद धक से रह गया। उसकी आंखों में धुंध सी छा गई। ताज उस जगह मौजूद नहीं था, लेकिन जिस जगह वो रखा हुआ था उसके नीचे एक इंसानी जिस्म पड़ा हुआ था। लेकिन क्या वो इंसानी जिस्म ही था? सफेद सफेद हड्डियां नजर आ रही थी और यूं महसूस होता था जैसे कोई इंसानी ढांचा वहां मौजूद हो। फिर उसने उस ढांचे के आसपास कोई स्याल सा जमा हुआ देखा जिससे हल्का हल्का तापमान उठ रहा था। उसके पांव अपनी जगह जम गई और वो ना समझने वाले अंदाज में यह हौलनाक मंजर देख रही थी। बहुत ही हैबतनाक मंजर था। फिर ना जाने कौन से जज्बे के तहत उसने कदम आगे बढ़ाए और उस ढांचे के पास पहुंच गई। नाकाबिले यकीन कोई इंसानी जिस्म इस तरह गलकर बह जाए यह तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन डैडी के तहखाने में यह जिस्म किसका हो सकता है? तभी उसकी नजर ढांचे की उंगलियों में पड़ी हुई अंगूठियों पर पड़ी और एक बार फिर उसका दिल दहशत से उछल पड़ा। वह खौफजदा अंदाज में नीचे झुक गई और उसने अंगूठियों को देखा। 100% राव हयातुल्लाह की ही अंगूठियां थी। दूसरे लम्हे उसके हलक से एक दहशतनाक चीख निकली और वह दीवानों की तरह बाहर की तरफ भागी। उसकी खौफजदा चीखों ने कमरों में रोशनियां कर दी और तमाम ही अहले खाना खौफजदा अंदाज में बाहर निकल आए। एक हंगामा हो गया। सफूरा का बदन बुरी तरह कांप रहा था। बमुश्किल तमाम उसे पकड़ा गया और पूछा जाने लगा कि चीखने की वजह क्या थी। तभी उसके हलक से एक दहशत भरी चीख निकली, डैडी डैडी। और अब वहां मौजूद लोगों को ख्याल आया कि राव हयातुल्लाह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। राव हयातुल्लाह की वापसी का भी किसी को इल्म नहीं था। फिर बमुश्किल तमाम वो अपने मफहूम को वाजे कर सकी और लोगों को साथ लेकर तहखाने में पहुंच गई। यहाँ का मंजर दूसरे लोगों ने भी देखा और हैरान रह गए। बिल आखिर उसका बाप अपने दीवानेपन का शिकार हो गया।
और अब वो इस अजीम खसारे से दो चार हो चुकी थी। उसे इमरान का ख्याल आया और लरजते हाथों से उसने इमरान के फ़ोन नंबर डायल किए जो वहां से ले आई थी और रिसीवर कान से लगा लिया। काफ़ी देर के बाद दूसरी जानिब से फ़ोन रिसीव किया गया। एक नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, हेलो इमरान साहब। इस वक्त खाली इमरान साहब सो रही हैं। क्या तुम इमरान के मुलाजिम बोल रहे हो? सुलेमान पर 1000 बार लानत। कौन साहब हैं आप? खुदा के लिए संजीदगी से बात कीजिए। रात को 4 बजे कोई संजीदा हो सकता है। इमरान साहब, मैं सफूरा बोल रही हूँ। गफूरा? इमरान ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, नहीं सफूरा फिरोजा के साथ आपसे मिली थी। फिरोजा को मैं सुबह 9 बजे गोली मार दूंगा। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। रात के 4 बजे? ओहो, मैं समझ गया तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। इमरान साहब, डैडी को कत्ल कर दिया गया है। वो ताज गायब हो चुका है जिसके लिए मैंने आपसे बात की थी। सफूरा एक ही सांस में बात कर गई। दूसरी तरफ से चंद लम्हात के लिए खामोशी छा गई और फिर इमरान की आवाज़ उभरी, ओह सॉरी मिस सफूरा, आई एम सॉरी, तफसील बताइए मुझे। इमरान साहब, मैं आपसे वादे के मुताबिक रात को 11:30 बजे उस तहखाने में पहुंची। डैडी कल पूरा दिन ही गायब रहे थे और उनके बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो कहाँ गए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, अक्सर वो इसी तरह चले जाया करते थे। मैंने भी कोई ख्याल नहीं किया। फिर 11:30 बजे रात को जब मैं तहखाने में पहुंची तो वहां मैंने ताज को गायब पाया और उस जगह इमरान साहब, उस जगह एक अजीबोगरीब लाश पड़ी हुई थी जिसके बदन का सारा गोश्त गलकर पानी की तरह बह गया और सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। मैंने उन अंगूठियों से डैडी को पहचाना जो वो अपनी उंगलियों में पहनते थे। मेरे डैडी मर चुके हैं इमरान साहब, और ताज गायब हो चुका है। सफूरा ने कहा और घुटी घुटी चीख उसके हलक से निकली। फिर रिसीवर उसके हाथ से गिर गया। उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैडम खुद ही उनके पास पहुंची। उनकी ख्वाबगाह का दरवाजा बाहर से बंद नहीं था और अक्सर मैडम इस तरह उनके पास चली जाती थी। लेकिन इस वक्त जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, कमरे के नीम तारीक माहौल में उसने एक अजीब सी रोशनी महसूस की। तब उसकी निगाहें उस जानिब उठ गईं जहां से ये रोशनी मुनक्कस हो रही थी, और जो कुछ उसने देखा उसके लिए नाकाबिल यकीन था। ना जाने क्या चीज थी, चांदी की तरह रोशनी बिखेर रही थी। एक नाकाबिल यकीन मंजर उसकी निगाहों के सामने था। उन लोगों की जानिब मुतवज्जा होने के बजाय मैडम सहरज़दा अंदाज में उस चीज तक पहुंच गई जो एक कॉर्नर्स पर रखी हुई थी। खतोरिया और सीता खामोशी से अपनी जगह बैठे उसे देख रहे थे। तब मैडम ने उस नायाब चीज को देखा और उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा। यह तो एक ताज था, एक इंतहाई खूबसूरत ताज, और चूंकि वो जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों से गुजर चुकी थी और उसने बहुत कुछ देखा था, इसलिए उसे अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि जो कीमती ताज उसे नजर आ रहा है उसकी मालियत बेपनाह है और जो उसमें चमक रही हैं वो दुनिया के नायाब हीरे हैं। लेकिन ये ताज इस जगह मैडम की समझ में कुछ नहीं आया। उसने बहुत देर तक सहरज़दा निगाहों से ताज का जायजा लिया और इसके बाद उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। खतोरिया, सीता, ये बैठ जा रही। अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपनी असलियत बताएं। असलियत? मैडम के मुंह से मुतहय्यराना अंदाज में निकला। हाँ री, थोड़ा सा झूठ बोला है हमने तुमसे, बैठ जा, खतोरिया ने कहा। मैडम ने एक बार फिर उस ताज पर नजर डाली और फिर आहिस्ता से बैठ गई। सीता उस वक्त बहुत अजीब नजर आ रही थी। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने हमारी बड़ी मदद की। ये सच है, अगर तू हमारी मदद ना करती तो हम अपना काम पूरा न कर पाते, खतोरिया ने कहा। काम? मैडम के मुंह से फिर सरसराहट से निकली। हाँ री, मैं खतोरिया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम नागबेला के रहने वाले हैं। नागबेला सुपेरों की बस्ती है। नाग पकड़ने वाले अपनी देवी सीता के पुजारी हैं और उस पर जान देवे हैं। उनका एक मोहब्बत भी है और उसमें देवी सीता रहती है। देवी सीता देवताओं की प्यारी है। 14वीं का चांद जब आसमान पर चमकता है तो देवी सीता सुपेरों को दर्शन देवे है और उस रात ये ताज उसके सर पर हो भी है। बस एक ससुरा लालच का मारा उधर आया और मौका पाकर ताज ले उड़ा। तो देवी सीता ने अपने पुजारी खतोरिया से कहा कि उई खुद ताज तलाश करेगी। फिर सीता ने ये रूप धारण किया और हमारे साथ चल पड़ी। लंबा सफर करके हम तोहार देश आए और हमको मिल गया ये ताज ससुरा के पास से। पर देवी के काम देवी ही जाने। मैडम हैरत से मुंह फाड़े ये अजीब कहानी सुन रही थी। वो ख्वाब में भी इस कहानी पर यकीन नहीं कर सकती थी, लेकिन सामने रखा हुआ ताज उसे दीवाना बना रहा था। तो अब क्या करोगे? अरे तू से मदद मांगेंगे क्या? हमका अपनी भरभरैया में बिठाकर हमार बस्ती पहुंचा दे। हम तो हर सारे काम कर दिए, तू भी हमारे ई काम कर। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैडम ने कहा। तो हार शुक्रिया, बस जल्दी हमें नागबेला पहुंचा दे। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें नागबेला पहुंचा दूंगी, मैडम ने कहा। वो चोर निगाहों से कई बार ताज को देख चुकी थी। उसके दिल में लालच की आग जल उठी। ये कीमती चीज उसकी मलकियत होनी चाहिए और ये दोनों। ताज पर एक गहरी नजर डालकर वो उठ गई। जोसेफ से इस मौजू पर बात करना जरूरी था। क्या बात है साहब, क्या आपने रातों को जागना शुरू कर दिया है? सुबह सवेरे सुलेमान ने हैरत से इमरान को देखा तो कहा। हाँ सुलेमान। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। क्यों?
मुस्तकबिल के फैसले कर रहा हूँ। आप बेकार जागे साहब। क्या मतलब? अपना मुस्तकबिल मुझसे पूछ लेते, तुझे मालूम है? अब भी ना होगा तो फिर कब होगा? आधी से ज्यादा उम्र तो आपके साथ गुजर गई। बताएगा प्यारे भाई, इमरान आजिजी से बोला। यही फ्लैट होगा, चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही होंगी और दो बूढ़े कराते हुए यहाँ जिंदगी बसर कर रहे होंगे। एक बूढ़ा बावर्ची खाने की हंडिया में चमचा हिला रहा होगा, दूसरा दीवार से पीठ लगाकर दूसरी दीवार को तक रहा होगा। फिर एक दिन लोगों को इस फ्लैट से बदबू आएगी, वो पुलिस को इतला देंगे, पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आएगी और दोनों लाशें उठाकर ले जाएगी। अबे नहीं, इमरान खौफजदा लहजे में बोला। कह जो दिया, लाशें किसकी होंगी? उन्हीं दोनों बूढ़ों की। और वो बूढ़े कौन होंगे? एक इमरान, दूसरा सुलेमान। क्या बक रहा है? इसके अलावा और क्या होगा साहब? बदबू तेरी लाश से उठेगी सुलेमान। मेरी लाश से तो खुशबू उठेगी। मरने के बाद सिर्फ बदबू उठती है। नाश्ता तैयार कर। वो तो कर लूंगा साहब, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है वो जाता है कि नहीं? इमरान गुर्राया। जा रहा हूं, मगर इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रही है। मुझे तो कुछ कर लेने दे इस दुनिया में। क्या करना चाहता है? शादी? शर्म नहीं आती ऐसी गंदी गंदी बातें करते हुए? क्या करूं साहब, माँ बाप ने भी यही किया था। उन्होंने गलती की थी तो तू भी करेगा। अब आगे क्या कहूं साहब, बेअदबी होगी। तो तू शादी करना चाहता है? इमरान ने कहा। अगर तकदीर साथ दे जाए तो, सुलेमान ने उदास लहजे में कहा। कोई लड़की नजर में है? सारी ही है। क्या मतलब? मतलब यह है साहब कि आप इजाजत तो दें, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। वो भी यही रहेगी तो और कहाँ रहेगी? फिर तेरे बच्चे होंगे, इमरान ने कहा। अल्लाह के फजल से, सुलेमान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। गोया पूरे फ्लैट में सुलेमानचे खेलते फिरेंगे। सुलेमानचे? सुलेमान हैरत से बोला। छोटे बड़े, नाक टपकाते हुए, राल गिलाते हुए। लाहौल बिला कुव्वत, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। साहब आप नहीं चाहते कि कोई आपको तायाब्बू कहे? तायाब्बू? इमरान की आंखें खौफ से फैल गईं। सब आपके खिदमतगार होंगे साहब, इस घर में रौनक आ जाएगी। तो उसका नाम रौनक है? किसका? कौन है? कहाँ रहती है? अल्लाह कसम साहब कोई नहीं है, तलाश कर लूंगा। जा नाश्ता तैयार कर, सोचूंगा इस बारे में। बस एक शादी करा दें साहब, उसके बाद नहीं कहूंगा। सुलेमान गिड़गिड़ा कर बोला। इसके बाद तू कुछ कहने के काबिल रहेगा तो कहेगा ना? अल्लाह सलामत रखे साहब, सुलेमान ने दुआ के लिए हाथ उठाते हुए कहा। ठीक है, तलाश कर, मुझे दिखा, मुझे बता, फिर फैसला करूंगा, इमरान ने कहा। वादा कर रहे हैं साहब? नाश्ता, इमरान गुर्राया। अरे अभी लाया, अल्लाह करे आप अपने वादे पर कायम रहें, सुलेमान ने कहा और खुशी से कुलकारियां मारता हुआ बाहर निकल गया। इमरान दरवाजे को घूरता रहा। रात को सफूरा का फोन आया था, फिर उसके बाद नींद नहीं आई। इस वक्त किसी भी तरह राव हयातुल्लाह की कोठी पर नहीं जा सकता था। कोई तुक नहीं बनता था। वो इसके बाद सोचता रहा। यह सूरत हाल खतरनाक थी। उसे जब्बार फजली के यहाँ होने वाली मौत याद थी और अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि वहां उस खूबसूरत लड़की पर उसका शुबा बिल्कुल दुरुस्त था। और ये निहायत हैरत अंगेज दास्तान थी जिसका कुछ हिस्सा सफूरा ने सुनाया और कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। क्या हकीकत है इस दास्तान की? और इसके बाद फिर बेल बजी और ख्यालात का यह सिलसिला टूट गया। आने वाला फ्याज था और बेहद पुरजोश नजर आ रहा था। इमरान को देखते ही वो उससे लिपट गया। मुबारक हो इमरान। तुम्हें भी मुबारक हो सुपर, इमरान ने खलूस से कहा। यह सब तुम्हारी मेहरबानी है इमरान, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। बकवास मत करो, मैं उन्हें भाभी समझता हूँ और भाभी बहन की तरह होती है। क्या मतलब? फ्याज का मुंह हैरत से खुल गया। बेटा पैदा हुआ है या बेटी? कहाँ? तुम्हारे यहाँ, इमरान ने कहा और फ्याज उसे घूरता रह गया। फिर उसे अपने और इमरान के अल्फाज याद आए और वह बुरी तरह झीप गया। खुदा की कसम तुमसे बड़ा सुअर आज तक नहीं देखा। नहीं सुपर, बड़े तुम हो यार। अब फजूल बातें मत करो। अबे तुम खुद मुझसे इस तरह आकर लिपटे थे। जोसेफ ने जुबान खोल दिया इमरान। फ्याज ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। अच्छा, पूरे 32 दांत है ना? खुदा के लिए संजीदगी से सुनो और मुझे बताओ अब क्या करूं? खुदा का नाम लिया है इसलिए अब रुके बगैर शुरू हो जाओ। उसने तो बड़े बड़े इंकिशाफात किए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। और रुको मत, बोलते रहो वरना फिर मैं बोलना शुरू हो जाऊंगा। उसने मैडम शहराना के बारे में बताया है। वो एक खतरनाक स्मगलर है। कुछ अर्सा कबल उसने एक लॉन्च से 6 करोड़ रुपए की मालियत का माल स्मगल किया, लेकिन कस्टम इंटेलिजेंस को इतला हो गई और उसने बहरिया की मदद हासिल कर ली। स्मगलरों की लॉन्च देख ली गई और एक बहरी लॉन्च ने उस पर छापा मारा, लेकिन लॉन्च तबाह हो गई और कोई लाश नहीं मिल सकी। अलबत्ता बहरिया के जवानों को चोरों की वो कार मिल गई और साथ ही 2 लाशें भी। फ्याज ने लाशों की कहानी सुनाई, फिर कहा, जहां से बहरिया की गाड़ी मिली थी वहां जोसेफ और मैडम को 2 इंसान मिले जो सुपेरे जैसे थे। लड़की ने जोसेफ को सांप के जहर से बचाया। फ्याज ने सीता और खतौरिया की तफसील, फिर सीता के जरिए बड़े आदमियों को लूटने का तफसीली वाकया सुनाया और कहा कि अब यह सिलसिला जारी है। अब यह सिलसिला खत्म हो गया सुपर, इमरान ने कहा और फ्याज उछल पड़ा। तुम्हें इस बारे में मालूम है? हाँ, क्या मालूम है? ये वही लड़की है सुपर जिसने जब्बार फजली के यहाँ एक नौजवान को कत्ल कर दिया था और अब वो एक और कत्ल कर चुकी है। किसका? राव हयातुल्लाह का।
मगर क्यों? अजीब कहानी है, तफसील बाद में बताऊंगा। अब तुम्हें अंदाजा होगा कि बुरूज किसका था? मैडम शेराना का, 100%। अब क्या करें इमरान? जोसेफ कहाँ है? मेरी तहवील में है, महफूज है ना? बिल्कुल, मैंने उसका बयान रिकॉर्ड करवा लिया है। गुड। मेरे ख्याल में मैडम शेराना को गिरफ्तार कर लो, लड़की और उसके साथी को भी। वो 2 इंसानों की कातिल है, इमरान ने कहा। तो फिर जल्दी करें इमरान, मुमकिन है हमें शेराना की कोठी से कुछ और सबूत भी हासिल हो जाएं। तुम तमाम इंतजामात कर लोगे? इंतजामात करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, मुझे थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दो, फयाज ने कहा और इमरान उसे प्रोग्राम बताने लगा। ठीक है, बाकी सूरत हाल संभाल लोगे ना? फयाज ने पूछा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, इमरान ने जवाब दिया और फयाज बड़ी सादतमंदी से चला गया। जोसेफ ना जाने कहाँ चला गया था। वो इंतजार करती रही। उसके जहन में लातादाद मंसूबे बन रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों दिल में खौफ का एहसास भी था। खतोरिया ने जो कहानी सुनाई है, क्या वो सच है? लड़की वाकई पुरस्कार है, लेकिन देवी ये कैसी देवी है? हो सकता है तवाहम ने इसे देवी बना दिया हो, खाना बदोश सपेरों ने ये ताज इसे पहनाया हो। ऐसे लोग इन कीमती पत्थरों के बारे में क्या जाने, लेकिन वो ताज कितना खूबसूरत, कितना कीमती है। मगर ये जोसेफ, जुम्मन ए जुम्मन। उसने एक मुलाजिम को पुकारा। जी मैडम। जोसेफ कहाँ है? पता नहीं मैडम। पता नहीं कि बच्चे किसी को बताकर नहीं गया वो? मैडम वो किसे बता सकती हैं आपके सिवा? कब से गया है? रात को भी नहीं आए मैडम, जुम्मन ने जवाब दिया। क्या? मैडम उछल पड़ी। कल शाम को आए थे। फिर? मैडम ने पूछा। दोबारा चले गए? फिर वापिस ही नहीं आया? नहीं मैडम। और तुम मुझे अब बता रही हो? मैडम ने उसीले लहजे में कहा। मैडम ऐसा कोई हुक्म तो आपने हमें नहीं दिया। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गया वो? पहले कभी वो बताए बगैर रात को गायब नहीं हुआ। मैडम ने कुछ देर सोचा, फिर उसने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आने पर उसने कहा, मिस्टर न्याजी, जोसेफ साहब तो नहीं आए? कल सुबह आए थे मैडम, न्याजी की आवाज सुनाई दी। मैं कल की नहीं, आज की बात कर रही हूँ। नहीं मैडम, आज नहीं आए, दूसरी तरफ से बताया गया। और मैडम ने रिसीवर पटक दिया। वो खासी परेशान नजर आ रही थी। फिर वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगी। उसके चेहरे पर हिजान नजर आ रहा था। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो मैडम, पिंटू बोल रहा हूँ। हाँ पिंटू, खैरियत बताओ। खैरियत नहीं है मैडम। क्यों, क्या बात है? जोसेफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं। क्या? जी मैडम, वो महकमा सुराग रसानी की तहवील में है। क्या बकवास कर रहे हो? मैडम ये बात करने का तरीका है, मैं आपको इतला दे रहा हूँ अपना फर्ज समझकर। जोसेफ साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप अपने बचाव का बंदोबस्त कर लीजिए। मतलब? जोसेफ साहब जिस शख्स की तहवील में गए हैं वो महकमा सुराग रसानी का खतरनाक आदमी है। कैप्टन फयाज उसका नाम है। आप उसे किसी तरह काबू नहीं कर सकती। हो सके तो अपने बचाव का बंदोबस्त कर लीजिए। हमारा और आपका मामला तो इस वक्त के बाद से खत्म हो रहा है। पिंटू, पिंटू मेरा साथ दो। नहीं मैडम, आपको ये आखिरी फोन करने के बाद हम अपनी पूरी टीम के साथ रूपोश हो रही हैं। हमें पैसे कमाने का शौक है, जेल जाने का नहीं, पिंटू ने खुरदरे लहजे में कहा। सुनो तो सही, मेरा मतलब यह है कि कोई तरकीब बताओ। तुम जोसेफ के बारे में यकीन से कैसे कह सकते हो? मैडम हमारे अपने जराए हैं और हम भी चौकस रहते हैं। जो मालूमात हमें हासिल हुई हैं उनके तहत तो आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ चौपट हो चुका। क्या मतलब है तुम्हारा? जोसेफ साहब ने जुबान खोल दी है। ओह मेरे खुदा, मैडम ने घबराए हुए लहजे में कहा। यह भी हमने अपना फर्ज समझा कि आपको खबरदार कर दें, बाकी आपका अपना काम है। पिंटू, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? मैडम ने कहा और दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। मैडम की पेशानी की रगें फूल गईं। वह हेलो हेलो करती रही, लेकिन अब दूसरी जानिब से लाइन बेजान हो चुकी थी। उसने रिसीवर नीचे रख दिया। उसके पूरे बदन में ठंडा पसीना आ रहा था। जोसेफ ने अगर वाकई जुबान खोल दी है तो बहुत ही बुरा किया है, वो बच नहीं सकेगी। दूसरे लम्हे उसके ज़हन में एक तस्वुर उभरा और फिर वह इस तस्वुर को अमली जामा पहनाने में मसरूफ हो गई। उसने फौरन ही अपने 2 खास मुलाजमों को बुलाया और मुलाजिम उसके सामने पहुंच गए। देखो, गेट पर खड़े हो जाओ और बाहर नजर रखो। कोई भी ऐसी गड़बड़ हो जिससे तुम खतरा महसूस करो तो मुझे आकर इतला देना। हो सकता है पुलिस भी आ जाए, लेकिन दूर ही से पुलिस को देखकर मुझे बता देना। समझ रही हो ना? और हाँ, ड्राइवर कहाँ है? मौजूद है मैडम। उससे कहो गाड़ी में पेट्रोल टैंक फुल करा दे और स्पेयर बैरल भरवा दे। जी मैडम। इसके बाद मैडम बर्क रफ्तारी से अंदर दौड़ी और फिर एक तिजोरी से उसने नोटों के बेशुमार बंडल और जेवरात निकालकर एक पूरे सूटकेस में भर लिए। इसके बाद उसने उनके ऊपर चंद जोड़ी कपड़े रखे और सूटकेस लॉक करके तैयार हो गई। सूटकेस को एक जगह रखकर उसने उस कमरे की जानिब रुख किया जहां खतोरिया और सीता मौजूद थे। वो मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और वो दोनों उसको देखने लगे। बाबा खतोरिया, तुम नागबेला जाना चाहती हो ना? हाँ, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नागबेला लेकर चल रही हूँ। जीती रहे, भगवान तेरा भला करे, खतोरिया ने कहा। मैडम को एक एक लम्हा खौफनाक महसूस हो रहा था। वो बाहर निकली। उसने अपनी गाड़ी को देखा। ड्राइवर उसकी हदायत के मुताबिक थोड़े फासले पर मौजूद पेट्रोल पंप से टैंकी वगैरह फुल करा लाया और पेट्रोल के 2 एक्स्ट्रा बैरल भरवाकर गाड़ी की अकबी जगह में फिक्स कर दिए गए।
मैडम ने स्टीयरिंग पर बैठकर इग्निशन में चाबी लगाई और उसे स्टार्ट करके उन दोनों को गाड़ी में बिठाया और फिर धड़कते दिल के साथ बाहर निकल आई। सड़क की दोनों तरफ निगाहें दौड़ाई। अभी पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। चुनाच उसने गाड़ी का रुख एक जानिब मोड़ा और फिर गाड़ी बर्क रफ्तारी से चल पड़ी। फयाज इमरान के साथ 2 गाड़ियों में उस पते पर पहुंचा था जिसकी उसे तफसील बता दी गई थी। इमरान चूंकि उस वक्त भरपूर तरीके से कैप्टन फयाज का साथ देने पर आमादा था, इसलिए वो साथ ही आया। कोठी में कुछ अजीब सी कैफियत का इजहार हो रहा था और यहाँ पहुंचते इमरान का माथा ठिनका। उसने फयाज से कहा, कोई गड़बड़ हो गई फयाज। गेट के पास ही जो 2 मुलाजिम नजर आए थे वो पुलिस को देखकर अलर्ट हो गए। पुलिस वालों ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। मैडम शेराना कहाँ है? फयाज ने सवाल किया। बाहर गई हैं साहब। कहाँ? ये हमें नहीं मालूम, गाड़ी लेकर निकली है। और कौन था उसके साथ? वही दोनों थे जो उनके मेहमान थे, बाबा खतौरिया और उसकी बेटी। मुलाजमों ने जवाब दिया। मुलाजमों को तहवील में लेने के बाद इमरान के इशारे पर फयाज ने गाड़ी बर्क रफ्तारी से राजगढ़ की जानिब मोड़ दी। रास्ते में इमरान और फयाज के दरमियान गुफ्तगू भी हुई और इमरान ने कहा था कि अगर जोसेफ की गुमशुदगी से मैडम शेराना होशियार हो गई तो फिर उसे राजगढ़ ही में तलाश किया जा सकता है। और ये बात बिला वजह ही नहीं कह दी गई थी, बल्कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरों की जानिब से इमरान को इस बारे में इतला मिली थी। ये दूसरी बात है कि फयाज की मौजूदगी में वो तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सका। वैसे ये बात फयाज को मालूम नहीं थी कि कुछ पुलिसवाल लोग मैडम शेराना की गाड़ी के पीछे लगे हुए हैं। ये सफदर और चौहान थे जो मैडम की निगरानी कर रहे थे। बहुत बुरे वक्त निकल गई वो। फयाज ने अफसुर्दा लहजे में कहा। अहमक थी। इमरान ने कहा, क्यों? उसने सबसे बड़ी गलती उन दोनों को साथ ले जाकर की है और शायद इसकी वजह से वो रोशनी में आई है। पता नहीं कब वक्त का क्या मंसूबा है। फयाज बुड़बुड़ाया, लेकिन इमरान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो खुद भी संजीदा था। अजीब केस था। इमरान की छठी हिस्स कह रही थी कि सीता के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। रास्ता तय होता रहा। फयाज ने बेहतरीन लोग साथ लिए और दोनों गाड़ियां बर्क रफ्तारी से सफर करती हुई राजगढ़ पहुंची थीं। सफर मुख्तसिर किया गया। रात को 7:30 बजे वो राजगढ़ पहुंचे। अब क्या करें? फयाज ने पूछा। यहाँ नाग बेल्ला का रास्ता मालूम करो और मुझे किसी सुनसान गोशे में उतार दो। क्यों? फयाज चौंक कर बोला और इमरान ने हाथ की छोटी उंगली उठा दी। फिर वो कुछ फासले पर एक सुनसान सी जगह जा बैठा। उसने एहतियात से ट्रांसमीटर ऑन किया। हाँ, मैं सफदर बोल रहा हूँ। ट्रांसमीटर से सफदर की आवाज उभरी। जिंदा हो? इमरान ने पूछा। खुदा के फजल से। वो कहाँ है? नागबेला में दाखिल हो चुके हैं। मगरबी सिमत सुपेरों की आबादी है और मशरकी सिमत नागबेला के खंडरात। सफदर की आवाज सुनाई दी। मैडम साथ है? इमरान ने पूछा। हाँ, उसकी गाड़ी दरख्तों की ओट में है, सफदर ने जवाब दिया। वहाँ और भी लोग हैं। बड़ी पुरसरार जगह है। खंडरात ही खंडरात। मेरे ख्याल में और कोई नहीं, सफदर ने कहा। ओके। फयाज और पुलिस की काफी तादाद साथ है। तुम लोग दूर दूर रहना और जब तक मैं इशारा ना दूं किसी मसले में शरीक ना होना, इमरान ने सफदर को हदायत देते हुए कहा। ओके, सफदर ने जवाब दिया। फिर फयाज वापस आ गया। रास्ता मालूम हो गया है, हमें सीधे चलना पड़ेगा। मेरी एक राय है सुपर। हाँ कहो। कुछ वक्त यहाँ गुजार लो और रात हो जाने दो, जैसा तुम मुनासिब समझो, फयाज ने सादतमंदी से कहा। फिर उन्होंने काफी वक्त वहां गुजार दिया और तारीकियों में नागबेला में दाखिल हुए। पुलिसरार खंडरात उनके सामने थे। बड़ी एहतियात के साथ वो खंडरात में दाखिल हुए। फयाज ने अपने साथियों को दूर दूर तक फैला दिया। पुलिसरार और वीरान खंडरात नीम तारीकी में एक अजीबोगरीब मंजर पेश कर रहे थे। हर तरफ हौलनाक खामोशी छाई हुई थी। शेराना का दिल लरज रहा था। तवील तरीन ड्राइविंग ने उसे बुरी तरह थका दिया। इसके साथ ही वो नर्वस भी थी। बहुत अरसा से जुर्म की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन ऐसे कठिन लम्हात कभी नहीं आए थे। जो कुछ वो साथ लाई थी वो जिंदगी गुजारने के लिए काफी था, लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल डूब रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ होने वाला है। नागबेला बजाते खुद इस कदर वहशतनाक जगह थी कि यहाँ किसी इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। बस थोड़ा सा वक्त गुजर जाए। सूरत हाल का जायजा लेकर वो खामोशी से यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। खतौरिया और सीता यहाँ आकर और पुरस्कार हो गई। उसे यहाँ इस बोसीदा खंडरनुमा कमरे में छोड़कर वो एक और कमरे में चली गई। उन दोनों बेवकूफों से वो अब भी फायदा उठाना चाहती थी। जो कुछ डूब गया था उसके बदले ये ताज काफी था जो अब उसकी मलकियत बनने वाला था। रात गहरी हो गई। उसे अपने चारों तरफ सांपों की सरसराहटें महसूस हो रही थीं। फिर खतौरिया और सीता उसे नजर आए। उन्होंने उसे बाहर आने का इशारा किया। वो उनके साथ बाहर निकल आई। आसमान पर तारे बिखरे हुए थे। खतौरिया उसे खंडरात के अकबी हिस्से में ले गया, जहाँ एक चबूतरा बना हुआ था। ये देवी का स्थान है। चांद निकलने वाला है, सीता को देखो। सीता आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई चबूतरे पर जा खड़ी हुई। मैडम शेराना, ये वो जगह है जहाँ देवता बोलते हैं। जुबान मेरी होती है, अल्फाज देवताओं के। तुम जैसा एक शख्स मेरा ताज ले गया, उसे तलाश करना जरूरी था। वो मिला और मैंने उसे हलाक कर दिया, लेकिन तुम भी उसी जैसी हो। तुम्हारे दिल में भी खोट है और वही तुम भी करना चाहती हो जो उसने किया था, जो मारा गया। मैं जानती हूँ तुम ऐसा करोगी।
लेकिन एक बार धोखा हुआ दोबारा नहीं होगा। देखो चांद निकल आया और अब वो होगा जो देवताओं का हुक्म है, सीता ने मुसलसल बोलते हुए कहा। फिर उसने ताज सर पर रखा और साकित हो गई। यूं लगता था जैसे वो पथरा गई हो। मैडम ने करीब जाकर उसे टटोला और दहशत ज़दा हो गई। उसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये क्या हो गया खतोरिया? मैडम पलट कर बोली। लेकिन खतोरिया के हाथों में एक सांप लटका हुआ था और उसका चेहरा चमक रहा था। देवी स्थान पर आ गई और अब तुम? खतोरिया ने कहा। मैडम को एक लम्हे में एहसास हो गया कि खतोरिया क्या करना चाहता है, लेकिन वो गाफिल नहीं थी। दूसरे लम्हे उसने पिस्तौल निकालकर खतोरिया पर फायर कर दिया। गोली खतोरिया के दिल में लगी। दूसरी गोली से सांप के फन को निशाना बनाया। एहतियातन उसने पूरा पिस्तौल खाली कर दिया। उस वक्त वो बेहद शफाक हो गई थी। ताज अब मेरा है खतोरिया, मैडम ने घुराई हुई आवाज में कहा और सीता की तरफ पलटी। लेकिन दूसरे लम्हे उसको चक्कर आ गया। सीता अब उस चबूतरे पर मौजूद नहीं थी। वह चकराई हुई आंखों से चारों तरफ देखने लगी। गोली की आवाज ने फयाज और इमरान की रहनुमाई की। वो बड़ी एहतियात से उन हौलनाक खंडरात में भटक रहे थे। मैडम शेराना की गाड़ी तो नजर आ गई, लेकिन शेराना उन्हें नहीं मिली। लेकिन अब उन्होंने शेराना को घेर लिया। वो उस चबूतरे के पास खड़ी थी और उससे कुछ फासले पर खतोरिया की लाश पड़ी हुई थी। खबरदार, अपने हाथ बुलंद कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जुम्बिश की कोशिश की तो भून डाली जाओगी, सुपर फयाज ने गरजदार आवाज में कहा। सामने खड़ी शेराना आंखें फाड़ कर रह गई। फिर उसने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रखा और ट्राइगर दबा दिया, लेकिन ट्रिच की आवाज निकल कर रह गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तब उन्होंने चबूतरे पर उस लड़की को देखा, एक नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत। ताज उसके सर पर जगमगा रहा था। मैडम को गिरफ्तार करके फयाज उस लड़की की तरफ बढ़ा। तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। उसने लड़की का हाथ पकड़ा, फिर इस तरह छोड़ दिया जैसे करंट लगा हो। वो पत्थर का हाथ था। इमरान, उसकी घुटी घुटी आवाज उभरी। कुछ देर के बाद उन्हें एहसास हो गया कि वो पत्थर का एक मुजस्मा है। ये ताज बेहद कीमती है। फयाज ने ताज पर नजरें जमाते हुए कहा, आओ फयाज, जिंदा रहना चाहते हो तो इसे इसके सर पर रहने दो, आओ। इमरान ने कहा और वो मैडम को लेकर वापस चल पड़े। वापसी में इमरान ने कहा, ये एक अलग दुनिया है फयाज, जिसकी पुरस्कार दास्तानें अभी से गैर आज़मी हैं। साइंस अभी इस मुअम्मे को हल नहीं कर सकी है। हो सकता है आने वाला वक्त इसकी नकाब कुशाई कर दे। फयाज खुश खोंटों पर जुबान फेर कर रह गया। मैडम और जोसेफ को कानून के सपुर्द कर दिया गया। उन्होंने अपने जुराइम का इतराफ कर लिया और तवील अरसा के बाद फयाज को एक बार फिर सुरखरुई हासिल हो गई।